उन्होंने लगातार इस पुस्तक को प्रकाशित करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, समय दिया, क्योंकि एक पुस्तक को प्रकाशित करने में बहुत समय लगता है। उसके पीछे बहुत समय जाया करता है। तो इस समय आदरणीय जोशी जी ने पूरी तन्मयता के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय माननीय गोपाल दत्त भट्ट जी और अन्य सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। पीछे बहुत स्तुत्य प्रयास किया है और इस पुस्तक के बारे में और कविताओं के बारे में आप ही इसमें ज़्यादा जानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस पुस्तक की रूपरेखा, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी आप। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरे आवाज़ मेरी कलम की इस पुस्तक का विमोचन आज ज्ञानार्जन पब्लिक विद्यालय गरुड़ में होने जा रहा है। इसलिए आप सभी का, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आवाज़ मेरे कलम की यह पुस्तक मैंने, जब मैं 10th के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम दे के आई थी, तब से मैंने लिखनी शुरू की थी। यह पुस्तक मैंने अपने साथियों के आग्रह पे लिखनी शुरू की थी। पहली बार मेरी एक फ्रेंड भावना ने बोला था कि हम सभी अपने फ्रेंड लोगों पे कविता बनाते हैं, देखते हैं किसकी कविता सबसे अच्छी बनती है। तो हम सभी ने कविता लिखनी शुरू की थी। तो मेरी कविता, उस दिन हमने अपनी अपनी कविताएं सबको दिखाई थी और वो कविता थी मेरे दोस्त। उस दिन मैंने अपनी कविता सर लोगों को भी दिखाई। तो सर ने, जो मेरे विद्यालय के प्राचार्य हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा ये पुस्तक आपने लिखी है? मैंने बोला सर हाँ। तो फिर उसके बाद वो दूसरे दिन जब प्रार्थना की सभा होती है, तो उन्होंने मुझसे वो पोयम आगे सुनाने के लिए कहा था। तो मैं आगे गई और अपनी पोयम सबको सुनाई। तो वो कविता सबको याद आई, सबको अच्छी लगी। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी और पोयम लिखनी स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने एक पोयम लिखी थी, बागी समाज है, जो मैंने समाज पे लिखी थी, विद्रोही, जो कि वहाँ पे मैंने लिखा था। आप सबके सामने वह कविता मैं रखना चाहूँगी। कबीर की कलम से आई है आवाज़, अपना अपना सोचने में लगा है समाज। पाप पुण्य अच्छे भले की खबर नहीं है, सबको बड़ा बनना है पर अंदर से सब्र नहीं है। दुनिया को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, कल की सोच सोचकर आज को खोती जा रही हूँ। रोती जा रही हूँ, सुनने वाला कोई नहीं, सबको वो फल खाना जिसके बीज किसी ने बोए नहीं। सोई नहीं है आंखें कब से, रात भर जागी है, अच्छा कोई करने निकले तो बनती दुनिया बागी है। त्यागी बनने का ढोंग सब करते हैं, पर त्याग किसी ने किया नहीं। मैं ये जो सब लिख रही हूँ, ना जाने क्यों और कब लिख रही हूँ, किसी को मेरी खबर नहीं। जिस दर्द में जी हूँ, उस दर्द में कोई जिया नहीं। रिहा नहीं मिल पाती मुझको, ऐ मेरे खुदा सब खबर है तुझको। क्या क्या मैंने झेला है, ताश की तरह दुख सुख के हर बाजी को खेला है। हर बाजी को हारी हूँ मैं, क्या नाराज़ तू मुझसे है। कैसे मैं मनाऊँ तुझको मेरे रब, बागी समाज है। कैसे मैं मनाऊँ तुझको मेरे रब, बागी समाज है। कबीर की कलम से आई ये आवाज़ है। धन्यवाद। ये पोयम मैंने दूसरे नंबर पे लिखी थी अपनी। उसके बाद मेरे कविता लिखने का सिलसिला यूँ ही जारी रहा और आज तक की मैंने अपनी कविताएं, जो उनकी संख्या पहुंच चुकी है, वो 120 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 58 के करीब कविताएं छपी गई हैं। फिर उसके बाद जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो मुझे मंच नहीं मिला। मैंने उसके बाद एक ऑनलाइन कार्यक्रम किया था, जो कि देहरादून में था। वहाँ से मैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई थी सन 2020 में, जो कि एक ऑनलाइन कार्यक्रम था।
उसके बाद से मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिली कि मैं और लिखूं आगे को, और इसमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान दिया मेरे विद्यालय के हिंदी अध्यापक सतीश सर, जो कि एक अध्यापक होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। और मुझे इसमें सपोर्ट किया डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावल जी, जो मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। उन सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने 12th क्रॉस किया तो एक बार मैंने बात पे ऐसे ही, जो कि जिला पंचायत सदस्य सुनील दोसाझ जी हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने मेरा संपर्क ज्ञानार्जन के वरिष्ठ साहित्यकार मोहन चंद जोशी जी से करवाया। उसके बाद जब मैंने उन्हें अपनी पोयम दिखाई, फिर उसके बाद आप सबके सामने उसका परिणाम आ चुका है कि आज उनके द्वारा मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई बेटा, शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन नीलम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच में हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष सुमित्रानंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ परम श्रद्धेय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आप भी अपनी बात को रखेंगे और एक कविता या एक शुरुआत कर देंगे काव्य की भी, एक वंदना से डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। धन्यवाद वर्षिला। हमारे कॉलेज की बीए प्रथम सेमेस्टर की विद्यार्थी कुमारी नीलम गोस्वामी के आज आवाज़ मेरी कलम की के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मंचस्थ आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय पूर्व राज्य मंत्री गोपाल दत्त भट्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बड़े भाई पूज्यपाद रमेश चंद्र ब्रजवासी जी, आदर्श ज्ञानार्जन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहन जोशी जी, और इस किताब के प्रकाशक भी आप हैं। साथ में जिनकी किताब का आज यहाँ पर विमोचन हो रहा है हमारे ऊर्जावान और कर्मठ विद्यार्थी मेहनती नीलम, पत्रकार और साहित्यकार बड़शीला जी, साथ में नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता और हमारे पूज्य चाचा जी श्री डी.के. जोशी जी, साथ में हमारे नवीन जी हैं यहाँ पर, और नीलम के साथ आए हुए मनीष गोस्वामी जी सहित जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अगल बगल, सभी को इस खुशनुमा मौके पर बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे पहले तो मैं नीलम को बधाई दूंगा, क्योंकि नीलम हमारे महाविद्यालय की एक ऐसी छात्रा है जो राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य कार्यक्रमों में भी पूरी जोश खरोश से काम करती है, और जहाँ तक क्लास का सवाल है, क्लास में भी नियमित उपस्थिति रहती है। और छोटी उम्र में इस बेटी ने बहुत अपने जो भावनाओं को एक पुस्तकाकार रूप दिया। ये समाज को बेटियों के बीच में बेटियों के समूह का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसे सृजन कार्य कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि धीरे धीरे किताब तो व्यक्ति जीवन में बाद में लिख पाता है, लेकिन इस बिटिया ने हिम्मत जुटाई। और इनके जैसा कि बिटिया ने कहा भी, इनके पूर्ववर्ती जो कॉलेज के हमारे परिचित भी हैं, प्रधानाचार्य लोहार चौड़ा विद्यालय के डॉक्टर हरेंद्र रावल जी और दिनेश शेट्टी जी, जो हमारे साहित्यकार भी यहाँ कार्यक्रमों में भी आते थे, तो उनके सानिध्य में इस बेटी ने अपनी भावभूमि को उर्वर किया। और साथ में ज्ञानार्जन विद्यालय के हमारे जोशी जी के द्वारा जो अनवरत जो वो चलते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं, कवि संबंधी, कवि गोष्ठी और काव्य संबंधी, तो उनमें बेटी ने हिस्सा लिया, नीलम ने, और ऐसे ही इसका मनोबल बढ़ा और आगे को धीरे धीरे ये प्रगति पथ पर बढ़ी। तो ये एक मिसाल सबके सामने है, और बेटियों के समाज में
एक आदर्श की स्थापना इन्होंने की, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और आने वाले समय में भी और सभी बच्चे, आने वाले जितनी भी बेटियां हैं, वो ऐसे सर्जना के क्षेत्र में और काम करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। जैसे कि मैंने अभी सरसरी तौर पर, पूर्व में तो मैं इनकी कविता देख नहीं पाया, महाविद्यालय में कविता सुनाती थी। वास्तव में जो जिसके अंदर कवित्व प्रतिभा होती है वो स्वतः स्फूर्त होती कविताएं। तो इनकी कविताओं को मैंने अभी देखा एक झलक, तो एक जो निर्दोष कवि का जो सर्जक का एक गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, जो भगवान का एक वरदान है, इनकी कविताओं को देखकर मुझे लगा कि जब व्यक्ति जो पूरा मन से जो है बिना लाग लपेट के लिखता है, जो सोचता है वो सीधे अभिव्यक्त कर देता है। तो नीलम ने वही कार्य किया है और उसमें बहुत ज़्यादा इफ और बट उसने लगाया नहीं, जैसा सोचा उसे कलम से उसको शब्द दे दिए और वो हर्फ उतार दिए। तो बहुत अच्छा ये इनका प्रयास है, क्योंकि होता क्या है कि बाद में जो साहित्यकार लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर उसमें दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग हैं ना, तो हम तो अब कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं कि 10 लोगों का भाई अभी क्या लिखा जा रहा है, जो लेटेस्ट जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं कैसा लिख रहे हैं, उसको भी हम अपना आधार मानते हैं। एक होता है कि स्वतः स्फूर्त, जैसे कबीरदास थे, मसी कागज छुए नहीं कलम गई नहीं आया, तो स्वतः अभी शुरुआत में जो तुमने लिखा है बहुत अच्छा मतलब लिखा है। ऐसे ही आगे को बढ़ते रहोगे तो आपको और भी परिपक्वता भी आएगी और इन कविताओं में आपकी जो निर्दोष छवि है वो बहुत झलकती है और बहुत वजनदार जो आपका हृदय पक्ष है इसमें झलकता है। तो इसमें एक चूड़ी वाला मैंने रचना पढ़ी थी जिसमें आपने बिल्कुल अपनी निर्दोष भावनाओं को अभिव्यक्त किया। साथ में मैंने जितनी कविताओं के शीर्षक देखे और सरसरी तौर पर, तो इसमें एक बेटी का जो उसका मन है तो वो उसका प्रतिबिंबन हुआ है उसमें कि किस प्रकार से उसे भी समाज में एक खुलकर, यानी कि मतलब एक ललक उसके भीतर है, जो कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आंदोलन चल रहे हैं दुनिया भर के महिलाओं से संबंधित, लेकिन इनके उसमें एक छटपटाहट है कि वास्तव में बंधन तो है ही, क्योंकि हम लोग हैं बेटियों को मतलब पूरा उतना एक्सपोजर मिलने के लिए या वो करने के लिए तो समाज में अभी उतना हो नहीं पाया है। उनको खुले तितलियों की तरह उड़ने देना चाहिए। अभी वर्तमान में जो महिला विमर्श चल रहा है, मैं जुड़ा हूँ महिला उत्तर्जन करके, कोटद्वार की हमारी हिंदी विभाग की मैडम हैं और वो लोकेश नवानी है, बिंसल पब्लिशिंग हाउस देहरादून के, उनने जो ग्रुप बना रखे हैं उनसे जुड़ा। तो वास्तव में अभी देख रहे हैं हम कि वर्तमान में जो महिला समाज लिख रहा है वो पूरे एक ये जो कारा है, एक बंधन है, ये महिला वाला बंधन है, उससे उसको तोड़कर समाज के बीच में आने की एक चेतना है और होना भी चाहिए। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया और हमने महिला समाज में कई तरह के बंधन, हमारे परंपरागत बंधन है, दुनिया भर के बंधन है, वो बंधन डाल दिए। और तो इस प्रकार से अगर ऐसी रचनाशीलता समाज में रहेगी तो ये चीज़ें बहुत आगे तक जाएगी। खैर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बौद्धिक गोष्ठी नहीं है, इसमें मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और अध्यापक का काम ही बोलना होता है, तो बोलने में फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को धीरे धीरे समाप्त करता हूँ और नीलम को कोटिशा बधाई देता हूँ। आने वाले समय में आप और भी अच्छी अच्छी रचनाएं करें और भगवान माँ कोट भ्रामरी आपको, आपके कलम को बहुत ताकत दे। धन्यवाद। एक रचना, चूँकि मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं कल ही हल्द्वानी से लौटा, जरा मानसिक रूप से भी उतना प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ, पर ये भ्रामरी स्तुति सुना देता हूँ स्वागत ऐसे अवसर पर। देवी भ्रामरी, देवी भ्रामरी, मेरी सेवा लिया वरदना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया है। माता सुनंदा हे
जग माता मावर देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया है। देवी भवानी तू माता रानी मावर देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। कोट की नंदा पुनागिरी माता दुनागिरी मैया, ये जग माता सुफल है जाया हो। माता सुनंदा हे जग माता मावर देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया हो। जय हो जय। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर। महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुस्तक विमोचन कुमारी नीलम गोस्वामी जी की ये पुस्तक आवाज़ मेरी कलम की के मौके पर मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आदरणीय गोपाल दत्त भट्ट जी जो हमारे उत्तराखंड की शान हैं और हमारे कत्यूर घाटी के रत्न हैं, उनकी उपस्थिति में, और आदरणीय रमेश पांडे जी ब्रजवासी जी जिनकी कलम श्रम से पसीने से लथपथ कलम को हमने बचपन से देखा है, ऐसे ब्रजवासी जी, और साथ में मेरे साथी और हमारे परिवार के मेंबर डॉक्टर हेम दुबे जी, और साथ में मेरे बड़े भाई साहब मोहन जोशी जी, और हमेशा साथ रहने वाले चंद्रशेखर बड़शिला जी। ऐसा कोई भी बड़े काम, वो कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल स्टेप, तो हजारों मील की यात्रा पहले कदम से प्रारंभ होती है। तो आपने जो पहला कदम उठाया है इसके लिए विशेष बधाई। और यह जो माहौल दिया यहाँ पर, उपसास ने जो माहौल दिया यहाँ पर सृजन का, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत बड़ा काम है। मैं एक वकालत से जुड़ा हूँ, तो वकालत में भी जब सुन्न हो जाता है दिमाग जजों का भी, और जब कानून भी कुछ नहीं कह पाता, तो फिर ढूंढा जाता है कवियों को, फिर ढूंढा जाता है साहित्यकारों को, फिर ढूंढा जाता है विद्वानों को। तो ये उस कानून से भी बड़ा काम है। आज कोई निर्णय, जब मैंने कहा कि जब कोई फैसला नहीं आ पाता है तो फिर वेद पुराण और साहित्य लिखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये सृजन का काम है, यह समाज निर्माण का काम है। और इससे बड़ा काम धरती पर अगर आपने उसको संकलित कर दिया तो और उससे बड़ा कोई काम नहीं। तो ये संकलन है, ये इतिहास बन रहा है। और कवि के अंदर जो चीजें, आप क्योंकि अंकों की बात हो रही थी, 22-22 है तो फिर 22-22 44 होता है। और एक प्रेरणा करने वाली जो कविता है जो मैं यहाँ पर पढ़ भी सकता हूँ, वो है फर्ज निभाओ इंसान का। ये बहुत प्रेरित करने वाली कविता है, इसके लिए विशेष बधाई दूंगा मैं नीलम गोस्वामी जी को। अभी हार मत मानो तुम, अभी तो तुमने चलना शुरू किया है, अभी तो उड़ना बाकी है। पता है तुम्हें एक नन्ही चींटी कितनी बार दीवार पर चढ़कर असफलता पाती रहती है, फिर भी देखो हार मानकर बैठ नहीं हो जाती। जब तक मंजिल पा नहीं लेती तब तक कोशिश करती है। पर तुम तो एक इंसान हो, कर्म अपना जानते हो, फिर भी क्यों चुप बैठे हो। तुमने जो सिर्फ एक बार हार खाई, उस चींटी से पूछो कितनी बार हार खाई। एक जीव होकर अपना फर्ज निभा रही है, उस चींटी से पूछो असफलता को भी जीत लेना, तुम तो एक इंसान हो। चढ़ जाओ उस दीवार को, करो कोशिश बार बार, पाओ अपनी मंजिल को, सोच लो कुछ कर दिखाओ।
इंसान होने का फर्ज निभाओ। ये बहुत अच्छी कविता है और मुझे जगाओ याद आती है हमें बार बार गोपाल दत्त भट्ट जी की कविता। तो ऐसे जागृत करने वाले, हमारे सोए इंसान को जगाने वाली चीजें ये सृजन में ही हो सकती है। बस एक सुझाव के तौर पर, क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास घर में जो अनाज होगा मैं जमीन पर उसको फेंकूंगा और वो फिर अंकुरित होता है। जो मेरे घर में होगा, मतलब जो मेरी मुट्ठी में अनाज है उसको ही मैं फेंक पाऊंगा और वही जमीन पर उगेगा। तो जो हमारे अंदर जो चीजें, बीज कहाँ से आती हैं? बीज आते हैं अध्ययन से। तो वकील का भी पेशा है जो पढ़ो पढ़ो और पढ़ो और कोई काम नहीं, मतलब जितना आप पढ़ेंगे उतना निखार आते रहता है। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छे संरक्षण में हुआ है। तो मैं और एक शब्द ये मतलब, क्योंकि ये कितना बढ़िया हो गया कि पहले टाइटल पर ही चर्चा होने लगी कि इसमें मेरे कलम की आवाज होनी चाहिए या मेरी कलम की आवाज होनी चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक वो चर्चाओं में, विवादों में नहीं आएगा तब तक उसकी चर्चा होगी ही नहीं। ये वाहे बगाहे इस पर चर्चा होगी। और यहाँ पर जो बड़छिलिया जी ने अपनी खुद भूमिका में इस पुस्तक का नाम वही लिखा है, आवाज मेरी कलम की। तो यहाँ पर मैं भी सोच रहा था, अगर सपोज करिए, हो सकता है वो उन्होंने मोटी कलम की बात करी हो जिसमें स्त्रीत्व का भाव नहीं, पुरुष का भाव हो, तब तो मेरा होना चाहिए, मेरे होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन से और दूसरा, मतलब वो वाली कलम की जरूरत है, आज पुरुष वाले कलम की जरूरत है। हमें ऐसे मतलब ऐसे महिलाओं की जरूरत है, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महिलाओं की जरूरत है। तो आज ऐसे कलम की जरूरत है जो स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग वाली कलम की जरूरत है। तो उस हिसाब से ये टाइटल मैं समझता हूँ बिल्कुल बढ़िया टाइटल है, बहुत बेस्ट टाइटल है। इस पर इसकी चर्चा भी आगे होती रहेगी। मैं ज़्यादा खूब बोलना चाहता हूँ लेकिन समय की कमी है और माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जल्दी जाना भी है। और मुझे अच्छा लगा और मुझे आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जहाँ तक मेरे सहयोग की बात है, जब भी हो मुझे जरूर याद करें और मैं हाजिर होने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक हो ब्रजवासी जी को इस अवसर पर आप भी अपनी रचना और अपनी वाणी से हम सबको यहाँ पर अपने मुखार बिंदु से गौरवान्वित करेंगे। श्री रमेश चंद पांडे ब्रजवासी। हेलो तुम हो तो चीज लो ना, बैठो, आप बैठो, नहीं होगा बस। आज के पुस्तक विमोचन समारोह में उपस्थित हमारे बुजुर्ग साहित्यकार और राज्य सरकार में मंत्री पद पर रहे श्री गोपाल दत्त भट्ट जी और हमारे उत्तराखंड पत्रकार एवं साहित्यकार समिति के अध्यक्ष मोहन जोशी जी, महासचिव श्री चंद्रशेखर बड़शिला जी और जिनकी पुस्तक का विमोचन माँ सरस्वती के इस प्रांगण में हो रहा है, बहन नीलम गोस्वामी जी, और यहाँ पर हमारे साथी डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, प्राचार्य महाविद्यालय गरुड़, और अन्य हमारे दोनों भाई लोग जो भी हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे समय के साथ में अपना समय भी दिया। और यहाँ पर जिस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है, आवाज़ मेरे कलम की, इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ वक्ताओं ने और हमारी लेखिका नीलम गोस्वामी ने अपनी बात रखी, अपनी कविताओं को यहाँ पर स्वकंठ उच्चारित किया और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार भट्ट जी के सामने इतने उद्गारों का आना बहुत कुछ मायना रखता है।
और ये पुस्तक पर जो विवेचना हो रही है या बात हो रही है प्रथम कदम की, प्रथम चरण सबका यही होता है। मुझे तो काफ़ी खुशी है कि इस पुस्तक में बहन नीलम ने हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का जो समावेश किया है, जैसे रब, खुदा, सब, सिलसिला, ये 4-5 वर्ड मेरे उनके संबोधन में आए थे, तो उनका उचित जगह पर उपयोग किया है। इससे ये लगता है कि भाषाई पकड़ अच्छी है और निरंतर आगे प्रगति को करेगी। और दूसरी चीज़, हमारी बहन द्वारा यहाँ पर एक कविता लिखी गई थी, ये बंदी अकेली है। एक कवित्री और कवि का होना और ये बंदी अकेली, ये बहुत विचारणीय सवाल है। एक कवि जैसे व्यक्तित्व के पास में काफ़ी कुछ है, वो अकेले नहीं है, वो अपने को आप में बहुत सशक्त है। मैं इस रचना को पढ़ करके जरा सा कुछ प्रभावित अंदर से हुआ हूँ। अभी हमारी बहन की उम्र छोटी है, 2004 में उनका जन्म हुआ है। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने 14 वर्ष की आयु में ही एक गद्य कविता में लिखा था, अभी उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, हार उपन्यास जो महाकवि कविता जो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था। तो कवि के लिए कोई उम्र का नहीं है, स्वतः स्फूर्त ये चीज़ें जब जन्मती हैं तो उनको समेटने की ज़रूरत है। वो तो बिखरे रहते हैं, उनको कण कण के संजो करके, मैंने कहा था भाषाई पकड़, उनको उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करके जाती। और कहीं कहीं पर हमारे कवि लोगों की तुकांत कविताएं होती हैं, मैं तुकांत का भी समर्थक नहीं हूँ, पर उनको उचित जगह माला बना करके पिरो दिया जाए तो वही साहित्य की सबसे बड़ी एक कला है। इस कला में हमारे बहुत से लोग आगे आए हैं और कहीं कहीं पर इन कलाओं को पकड़ने वाला व्यक्ति उन चीज़ों को पकड़ भी लेता है जहाँ पर वह विचारणीय हो जाते हैं। मैं बहन से कहूँगा, आपके एक वाक्य थे, जितने भी दुख आए जिंदगी में सब ने मुझको तोड़ा है बहन, अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। इन ऐसे संघर्षों को कितने संघर्ष न जाने जिंदगी में आएंगे। एक बच्चा है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही चलता नहीं है, उसको चलने के लिए पहले घुटनों से रेंगना पड़ता है, पहले ज़मीन में सरकना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहन, आप इन सब संघर्षों को छोड़ करके अपने आप को पहचानें और अपने उद्देश्य में सफल होवें। ये मेरी आपसे एक विशेष बात है। आपको इन संकटों, छोटी मोटी चीज़ें या इन चीज़ों को पारिवारिक है, दूसरी एक परिवार है, परिवार में ये पेड़ पर ही एक फूल हो रहा है, बड़ा हुआ, मुरझाया, फिर गया, नया आया, अंकुरित हुआ, हवा ली, सांस ली, खिला और वो चीज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों से अध्ययन और प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। ये इसके साथ ही मैं आपका जो कवित्व हृदय है, हिंदी में आपने रचनाएं लिखी, मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसको आप अन्यथा न लेंगी। हम मातृभाषा हमारी कुमाऊनी है, कुमाऊनी के लिए भी कुछ योगदान अपना दें और कुमाऊनी शब्दों की ऐसी पकड़ जो हमारे बुजुर्गों के पास में थी, जो छूट गए हैं, जिनको आज समाज नहीं बोल रहा है, उनको केवल शब्दों में जरा सा चयन करना हमारा काम है। क्योंकि ये शब्द सभी भाषाओं में कहीं कुछ ऐसे भी होते, तो उचित सार सार को गई रहे थोता दे उड़ाए, ये वाले कविता का कबीरदास की समझते हुए अगर आगे बढ़ेंगी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही अपनी रचना की मैं थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में ही लिख दी मैंने ये। मनोस्थिति का आंकलन कर, ध्यान देना बहन आप ही के लिए, मनोस्थिति का आंकलन कर, जन जन के चित्त सोच चुरा ले, अभिव्यक्ति का माध्यम कलम हो, सम्मुख दर्पण सा जो दर्शा दे, नियंत्रित कर सके समाज को, स्वचिंतन को बाध्य कर दे, मिले नई दिशा दशा समाज को,
राष्ट्र अपना भी उसे अपना ले, कानून भी बन जाए, इस किस्म का अपना ले, ऐसा आलेख हो आपका जो हर जन जन की आवाज़ बन जाए। ये आवाज़ पुस्तक की वजह से मैंने आवाज़ पर ही आपको ये लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रचना और मैं श्री भट्ट जी का अगर कहीं कोई शब्द त्रुटिपूर्ण कुछ हो गए उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। धन्यवाद। जय राम। जो लेके उसका रेडियो ख़राब हुआ था, उसको सुधारने के लिए वहाँ आया था उसको, तो मैं भी बैठा था वहाँ, ट्रांजिस्टर खरीदने को गया था, तो वहाँ नहीं, आपके लिए नहीं, तो वहाँ पर बहुत बड़ा रेडियो था, उसको खोला उसने, रेडियो जो रिपेयर करने वाला था, तो उसमें एक चूहा मरा हुआ निकला। तो वो आदिवासी जो था वो, अरे बोलने वाले तो मरी क्यों, तो बोलता कहाँ से तो बोलने वाले तो मरी क्यों, वहाँ की भाषा की बोलने वाला तो इसमें मर गया है, तो रेडियो बोलेगा कहाँ से। तो वैसे ही ये ट्रांजिस्टर है, ये माइक का, ये जब काम होता है बंद हो जाता है, ज़्यादा लोग होते हैं वो होता है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ नीलम को, उनकी इस किताब के प्रकाशन पर उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, और ये लिखने की शुरुआत वहीं से होती है। मैं तो जैसा कहा कि मैं तो मध्य प्रदेश में बहुत दिन रहा, तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से एक छोटी सी धारा के रूप में वो निकलती है, और धीरे 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 इतनी विशाल बन जाती है वो नर्मदा। उसी प्रकार से हमारी जो अभी आप छोटी सी आपने लिखना शुरू किया है, आगे जा कर के आप बहुत कुछ लिखेंगे नर्मदा पर। मुझे याद आ रहा है अपना एक पुरानी, जो मध्य प्रदेश में लोग बहुत पसंद करते थे उसको, उमर कुछ पर्वतों में राह बनाने में कटी, उमर कुछ पर्वतों में राह बनाने में कटी, उमर कुछ उजाड़ों में गांव बसाने को कटी, जिंदगी सिंधु थी मेरी मगर नर्मदा में नाव चलाने में कटी। क्या बात, बहुत खूब। तो ये वहाँ लोग इसको, मुझे अचानक वो याद आया। तो कविता अभी इसमें मैं देख रहा था, 2 लाइनें, मन करता है मेरा जोर से चिल्लाने को, मन करता है मेरा अपना दर्द बताने को, ये इन्होंने, नीलम ने लिखा है। मुझे परसों कौसानी में पंजी के बारे में काफ़ी कुछ वो आया, तो मुझे एक घटना वहाँ याद आ रही है, आपको बताता हूँ। एक बार सन 67-68 की बात है, इलाहाबाद गया था, तो वहाँ कस्तूरबा मार्ग पर पंजी रहते थे, मैं वहाँ चला जाता था, 2-4 बार गया वहाँ। तो वहाँ अल्मोड़े के एक वरिष्ठ साहित्यकार क्या थे, जिन्होंने कुमाऊनी के लोकगीतों का संकलन किया था, ब्रजेंद्र लाल शाह, वो भी बैठे हुए थे पंजी के यहाँ। और उस दिन से वो जब उनको पता लगा ये वो भट्ट है, कौसानी वाला है, तो उससे वो कहने लगे ये तो मेरा गुरु भाई है। और पंजी को कहा कि इसने आपको अपना कोई कुमाऊनी गीत नहीं सुनाया? पंजी ने कहा सुनाओ फिर। उन दिनों मेरा एक गीत बड़ा प्रचलित था रेडियो में, गरुड़ा भरती कौसानी टीना, मैंने वो सुना दिया पंजी को। पंजी ने कहा ये तो बहुत अच्छा गीत है। मैंने कहा साहब इसमें खाली शब्द ही शब्द हैं, नहीं तो इसमें साहित्य है और न कुछ है, इसमें तो पहाड़ की, एक पहाड़ का दर्द है, पहाड़ की पीड़ा इसमें है। पंजी फौरन बोले अरे दर्द से ही तो कविता निकलती है, दर्द से ही तो कविता निकलती है। तो ये इसने जो लिखा है इसमें कि अपना दर्द बताने को, अपना दर्द तो सभी बताते हैं, समाज के दर्द को बताने की आवश्यकता है, उससे कविता बनेगी। अपने पीड़ कबीर के हूँ, देवकी मेहरा का एक रचना थी, मुझे अपनी पीड़ कबीर के हूँ। तो मेरी एक रचना और थी कि लिखना चाहिए तो हर एक पीड़ का लिख। तो समाज के दर्द पर जब हम लिखना शुरू करेंगे, मतलब अपने को अपने से हम विकसित करके समाज के साथ जोड़ते हैं। ढूंढो घुरी पहाड़ बगी पुजगो हर द्वार, घर जब अपना छोड़ दो अपना सब संसार। तो
समाज के दर्द के साथ हम अगर अपने आप को जोड़ना शुरू करेंगे तो कविता में ताकत आएगी, कविता में कालजयी होने की वो आती है। और बहुत ज़्यादा लिख के भी कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, इतना लिखते हैं, इतना लिखते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो मेरे साथ एक दुबे था, वहाँ मध्य प्रदेश के धार जिले के एक गाँव में मैं एक विद्यालय चलाता था। तो वो वहाँ एक खादी ग्रामोद्योग की एक संस्था थी, उसमें वो बाबू था। तो वो संस्था का मुझे उसका सेक्रेटरी बना दिया कुछ लोगों ने। तो बाद में एक दिन वहाँ गया मैं, तो उसकी औरत आई वहाँ, रात को 10 बजे थे, मैं तो स्कूल चलाता था, स्कूल के बाद बैठता था वहाँ। वो आई वहाँ बाहर से, चिल्लाई कब से रोटी बना के रखी है, पता नहीं ये तो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, जाने क्या क्या लिखता है। तो बिहारी जी ने तो केवल एक रचना लिखी थी, बिहारी सच्चाई। तो बहुत ज़्यादा लिख के भी कुछ नहीं होता, पर जो लिखो उसमें कुछ समाज का आना चाहिए, कुछ उसमें दर्द आने चाहिए, पीड़ा आनी चाहिए। तो ये कविता का मुख्य वो होना चाहिए। जितने लोगों ने लिखा, तो पंजी ने लिखा, नीलाला जी ने लिखा, और दूसरा अध्ययन करना। मैं सारे लोगों से कहता हूँ, आज लोग पढ़ते नहीं हैं। मैंने एक अध्यापक मुझे मिले, उनसे मैंने कहा तुमने कोई किताब पढ़ी? उन्होंने कहा साहब जब से मैं टीचर हुआ हूँ, स्कूल की किताब के अलावा मैंने तो अखबार भी नहीं पढ़ा। तो लोग पढ़ते नहीं हैं। अभी मोहन जोशी जी ने कहा उस चीज़ को कि आज क्या लिखा जा रहा है, आज के संदर्भ में क्या लिखा जा रहा है, आज की समस्याएं क्या हैं, उन पर क्या लिखा जा रहा है, और जो हमारे यहाँ की दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है, ये ज़रूरी है उसका अध्ययन करना। बिना पढ़े, बिना अध्ययन के कुछ होता नहीं। जोशी जी ने बताया था कि हमें कुछ पुराना साहित्य पढ़ना चाहिए। और मैं संत विनोबा जी के साथ कुछ दिन घूमने का मुझे मौका मिला, और सवेरे सवेरे मुझसे कहते थे भट्ट कुछ पढ़ा करो। भट्ट जी कुछ, भट्ट कहते थे भट्ट कुछ पढ़ा करो। और मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ें बाबा, बाज़ार में तो ऐसा साहित्य आ जा रहा है जो पढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने कहा देखो साहित्य पढ़ना है तो पुराना पढ़ो, और साइंस पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। साइंस पढ़ना है लेटेस्ट पढ़ो। तो हमको अध्ययन करना चाहिए, पुराने पंजी ने क्या लिखा है, हमारे निराला जी ने क्या लिखा है, बच्चन जी ने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें हमारे जो पुराने कवियों ने लिखे हैं उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए। जितना हम अध्ययन करेंगे हमारी लेखनी में, हमारी लेखनी की आवाज़ में उतनी ही तीव्रता होगी। ये मैं कह करके, ये सुझाव मेरा इसको मानिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपकी ये किताब आज निकली है, और मोहन जोशी जी को भी कि उन्होंने एक नई प्रतिभा को सामने लाने की ला करके हमको दिया है। इसके लिए मोहन जोशी जी को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और ये एक रचना भी रखी आप इसमें आजकल दरअसल में नहीं कुछ नहीं लिखा मैंने। पुराने से ही नहीं ना। इस बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं एक पुरानी रचना आपको सुनाता हूँ। हाँ, एक तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कुछ कहता है उस पर लोग कविता बनाना शुरू कर देते हैं। अपने कविता लोग नहीं करते हैं। और तो मैं भी एक कुमाऊनी की आपको सुनाता हूँ, ये शायद सुनी भी होगी आपने। छोरी हरे सुनी है आपने? भैंस बेरे थोड़ी हरे बार छप घालण भैंस प्याउण। भैंस बेरे थोड़ी हरे बार छप घालण भैंस प्याउण। सौर जी उखणे बारी दिए थोण पेवे दु थोण थोड़ी हाँ छोड़ दिए। या भल जाति भैंस चू, भल बंसो भैंस चू, भल दूधाओ भैंस चू। हर साल कटड़े कटाल होना छी। अलबेर क्या सुंदर थोड़ी हरे तो भली के सैतण छू। परिवार में खुशी हरे भैंस बेरे छोरी बेरे। बौधाणक दोहर दिन नानी बुआर ले जतकाय हैगी। बौधाणक दोहर दिन नानी बुआर ले जतकाय हरे। जून जैस बान छोरी हरे हाय रे गुलाब जैस गोरी हरे। जून जैस बान छोरी हरे हाय रे गुलाब जैस गोरी हरे।
बहुत सुंदर। सौरजू भाँ छोड़ के देखबे सौरजू भाँ नान्ना रह गई शासुक मुघड़िन झोल फुकी गो मल बहाई मध्य की जल कय हवे बारी छाए है बाहरे हवे बार छाए हगे भल भय होइवे होय बार छाए हरे एक शनेश्वर पैद हगे एक शनेश्वर पैद हरे अगिले खोरी पचिल हरे घरवाई मुख तुम्हारो जो देखबे बाहर ले छोड़ के नीचाणे दोहर तरफ फरी बेर शरे गुनेगार जे हरे बाहर जतकाए हरे छोरी हरे भैंस बेरे छोरी हरे बिल्कुल यथार्थ, बहुत अच्छी यथार्थ है। लेकिन अब तो नहीं है, पहले हुआ करता था ऐसा। और जिसमें आप बहुत हो गया, आपको भी हमारी एक वो राय है, आज जरूरत यही है। कुमावनी रचना छू बहुत भलो हिंदी सुनो मी चाहूँ कि मेरे द्विकाना बीच में जो गर्दन छू मी चाहूँ मेरे द्विकाना बीच में जो गर्दन छू ऊपर मेरी मुने हो ऊपर मेरी मुने हो मी चाहूँ मेरे खाब भीतर मेरे जिबड़ हो जो मेरे भीतर बोई दोकार का बोल दियो वो जिबड़ मेरे अपने बात को कहो मी चाहूँ मेरे नहरों पर जामी हाथ मेरे हों मी चाहूँ मेरे नहरों पर जामी हाथ मेरे हों वो मूर्ति को दियो आकार जो बरसों बटी मेरे भीतर सुगुगान हो वो अनवार मिलो वो हाथ मेरे कई पर उठन मैश लगौन एक नहरों पर जामी हाथ एक छन एक नहरों पर जामी हाथ एक छन मी चाहूँ मेरे दुए ढांगा पर मेरे खुटों मी चाहूँ मेरे दुए ढांगा पर मेरे खुटों जो खुद बड़ोन बाट और मिख पूजौन जामी पूजन चाहूँ मी चाहूँ मेरे ब्रह्मंड भीतर मेरे मगज हो दिमाग हो जो निध पोड़ो दोहरा वो खाओ वो खुद सोचो और विचार करो पर आज मेरे गर्दन में मेरी मुरेन है मेरे खाप में मेरे जीवन है मेरे नहरों पर मेरे हाथ नहतन मेरे ढंगा पर मेरे खुद नहतन और मेरे ब्रह्मंड में मेरे दिमाग लन है बहुत खूब हैं? मानना अच्छे से बिल्कुल ओरिजिनल कुमाऊनी हैं? है। हिंदी की सुनाता हूँ ये मैंने आपको सुनाई भी है एक बार स्वागत है। हैं? हाँ आपको सुनाई भी है डिग्री वाला हिंदी का कुछ लाइनें सुनाता हूँ ये जो आप ग्रेजुएटों को निकाल रहे हैं और स्कूल से हम खाली खचा रहे क्या कोई स्कूल से ग्रेजुएटों को निकाल रहे हैं ना तो ये एक ज़माने में बहुत पुरानी रचना है मेरी हम ग्रेजुएट बेकार अरे हम ग्रेजुएट बेकार गलियों चौराहों सड़कों पर फिरते रहते हम फटे हाल चलते चलते पग थके बहुत धीमी पड़ती है चाल सिर पर चिंता का है पहाड़ मुँह के ढांचे में घुसे गाल सिर के जंगल की बड़ी घास 6 इंच खड़े दाढ़ी के बाल सड़ गई पैंट फट गया कोट खिड़कियां शर्ट पर हैं हजार हम ग्रेजुएट बेकार अरे हम ग्रेजुएट बेकार है मनी बिना पाकेट रिक्त सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव है मनी बिना पाकेट रिक्त सर्विस के ऊंचे चढ़े भाव कोई भी कसर नहीं छोड़ी पर विफल हो गए सभी दांव एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे कर डाली कितनी काव काव पानी होता कोई बात बीती सूखे में डगमग करे नाव हाँ घूस सिफारिश का अपने है नहीं तनिक भी कुछ आधार हम ग्रेजुएट बेकार अरे हम ग्रेजुएट बेकार ये बेरोजगारी का है जो बस दिन निकला हम चल पलते हर रोज चप्पलें सटकाते नौकरी ढूंढो बस दिन निकला हम चल पड़ते हर रोज चप्पलें सटकाते हर ऑफिसर के बंगले से आते वापस मुंह लटकाते हर ऑफिस में चिट पहुंचाते हर नेम प्लेट को रट जाते चलते रहते हैं अविरल हूँ सैकड़ों किवाड़े खटकाते चलते रहते हम अविरत सैकड़ों किवाड़े खटका देख हमारी शक्ल सा किसी के यहाँ पहुँच गए अचानक
चलते रहते हम अविरल, हम सैकड़ों के वाले खटकाते। देख हमारी शक्ल चढ़ा साहब की बीबी को बुखार, सुबेरे सुबेरे किसी साहब के यहाँ चले गए। देख हमारी शक्ल चढ़ा साहब की बीबी को बुखार, हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। किस्मत से कुश्ती लड़ते हैं फिर खा जाते हैं पछाड़। सर्विस राधा के बिना मिला, कान्हा का मधुबन है उजाड़। कुछ देर अगर हो गई कभी घर का मालिक उठता दहाड़, किराए पर रहते थे। कुछ देर अगर हो गई कभी घर का मालिक उठता दहाड़, दिल टूक टूक हो जाता है घरवाली की सुनकर लताड़। इसलिए कई दिन सो जाते सड़कों पर ही टांगे पसार। क्या बात, हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। अरमानों की होली जलती और सपने सारे चूर हुए। देख सुदामा की दीन दशा, सब संगी साथी दूर हुए। हे भगवन मूर्ख मौज करें फिर हमसे क्या कसूर हुए। ना मरे हुए ना जिंदे हैं हम, कुछ ऐसे मजबूर हुए। ऐसा लगता है जैसे हम ले आए हों जीवन उधार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। अब 4 ईयर पूरे होते हमको होने को ग्रेजुएट। लगता है हम 40 साल पैदा होने में हुए लेट। 40 साल पहले जो ग्रेजुएट होते थे उनकी कुछ कदर थी। लगता है हम 40 साल पैदा होने में हुए लेट। सच कहता हूँ इस साल मेरा 13 किलो घट गया हुए। धस गए नैन में, धस गए नैन भी गड्ढों में, घुस गया पीठ में हाई पेट। महीनों से अप्रत है उधर, बरसों से न आई डकार। हम ग्रेजुएट बेकार, अरे हम ग्रेजुएट बेकार। पर बहुत हो चुका है दोस्तों, अब नस नस में आता है उबाल। बहुत हो चुका है दोस्तों, नस नस में आता है उबाल। अब अंधियारे की परछाई भी हमको दिखती है लाल लाल। हड्डी में वज्र सरकता है, उर्में धू धू जलती मसाल। होगा सुख दुख का बंटवारा, कुंडली खोलता महाकाल। अब इनकलाब के लिए मित्र हम देंगे सब कचरा बुहार। हम ग्रेजुएट बेकार, बहुत खूब, वाह, धन्यवाद बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपकी कविता में इतना दम है, भाई साहब भी सुन रहे हैं आपकी तो कलर वाली, हैं? कलर वाली भी आपकी कविता सुन रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय गोपाल दत्त भट्ट जी, उपशासकीय पूर्व महासचिव और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश चंद्र ब्रजवासी जी, हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री चंद्रशेखर बड़शीला जी, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम की जो धुरी हैं कुमारी नीलम जी, उनको मैं बधाई देते हुए पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर हेम दुबे सर और मनीष जी, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आए 400 ग्राम से आदरणीय नवीन जी। मैं महेश पांडे जी का भी और डीके भाई का भी आभारी हूँ। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम को आप सबने सुंदर बनाया। और ज़्यादा न कहते हुए आपको मैं सबको पुनः धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मणी माता से निवेदन करूँ, एक प्रार्थना करूँ और एक उनकी वंदना करता था। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। मन मनों में मनन में तू, यो मनम के तेरी एक लगन। घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। कोडाई फूलों की बिन तेरा फूली सके, घूमी सके धरती नैन हवा घूमी सके। तू शक्ति प्राणों की भ्रामरी माँ, तू कह सत नमन। मंदिरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। पयान झाला माली शंकर पार्वती,
सत्यनारायणा शीतला मावती और माता दिव्येश्वरी। हे शक्ति तू कै सत नमन, घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। जब अरुणाक्ष के मौनों का वेश में मारो हो अवतरण यो भारत देश में। राम ऋतु गरुड़ की शक्ति तू कै सत नमन, घर घरों में तेरी आरती, थानो थानो तेरा दी जगन। बोलो भ्रामरी माता की जय हो। मैं शारदा माता के लिए प्रणाम करूं और धन्यवाद करनो, सबों आभार व्यक्त करनो। पुनः मैं बधाई देनो बिटिया नीलम जी को, और ये सुंदर कार्यक्रम बना लीजिए, बहुत बहुत आभार। सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय चंद्रशेखर बड़शिला जी, आभार और धन्यवाद। और ये कार्यक्रम समापन और हम लोग जानी तो जिले त्रुटि लगे कमी लगे वो आप मन नहीं धरला। बहुत बहुत आभार धन्यवाद और आज कार्यक्रम समापन करने घोषणा करूँ। बहुत बहुत आभार। अरे ये वीडियो ऑन था क्या?